ये है कुछ डिस्टर्बिंग मांगास जो अपनी स्टोरी में कुछ ऐसा दिखा देते हैं जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं होता है, पर जब तक पढ़ने वाले को रियलाइज होता है ये किसी की इमेजिनेशन नहीं एक रियल स्टोरी है, तब तक काफी सारी मेस्ड अप चीजें वो देख चुका होता है। और इसी में से पहली मांगा है फ्रॉम द डस्ट। ये एक सस्पेंस मांगा है जिसमें हम हाजिमे और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड कोतोने को देखते हैं। कहने को तो ये दोनों दोस्त थे, पर बचपन से ही कोतोने हाजिमे को ओनिचा कहकर बुलाती थी, जिसका मतलब बड़ा भाई होता है। बट फिर भी इन दोनों के बीच में मांगा में कई सारी ऑकवर्ड सिचुएशंस आती रहती है, जिस वजह से ऑडियंस को लगा ये एक ड्रामा टाइप मांगा है। पर जब वो इसमें ये इवेंट देखते हैं जहां टोक्यो ट्रेन स्टेशन पर किसी कल्ट के मेंबर पॉइजन गैस से अटैक कर देते हैं, जिसमें टोटल 666 लोग मरते और इंजर्ड होते हैं। एंड बाद में जब हाजी में इसी इंसिडेंट के फुटेज देखता है तो उसमें कोतोने भी होती है जो लोगों को एक पॉइजन गैस से मार रही होती है और वो खुद भी मर जाती है। जिसके बाद हाजिमे को पता चलता है ये सब कोतोने को मैनिपुलेट कर उसके साथ करवाया गया है। एंड इसी के बाद इस मांगा की टाइम ट्रेवल वाली थीम आती है। बट यहाँ जो वो गैस अटैक दिखाया गया था वो दरअसल 1995 का एक रियल इंसिडेंट था जो हुआ था टोक्यो के मेट्रो स्टेशन पर। A frightening development this morning. A chemical weapon, nerve gas, was released inside a crowded subway system in Tokyo today. At the height of the morning rush hour, the madness of indiscriminate murder. और इसी वजह से ये मांगा डिस्टर्बिंग हो जाती है। जैसा कि इस मांगा में एक अननोन कल्ट टोक्यो स्टेशन पर अटैक करता है, वैसा ही अटैक रियल में टोक्यो सबवे में भी होता है, जहां शिनरिंक्यो के 5 कल्ट मेंबर्स वैसे ही पॉइजन गैस फैला देते हैं, जिसमें उस टाइम 13 लोगों की मौत हो जाती है और 6000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं, जिसका मांगा में रेफरेंस था 666। और जैसा कि कोतोने को मांगा में उस कल्ट के मेंबर्स मैनिपुलेट करते हैं, वैसे ही शिनरिंक्यो कल्ट के लोग भी दुनिया भर में लोगों को मैनिपुलेट कर अपने कल्ट में शामिल करते हैं और अपनी आइडियोलॉजी एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताते हैं, कैसे सिर्फ इस कल्ट के लोगों को ही इस दुनिया में रहने का हक है। एंड इसी वजह से ये कल्ट पहले से लोगों को मारते और गायब करता हुआ आ रहा है, बट उस टाइम किसी ने भी इन पर एक्शन नहीं लिया और इसी वजह से ये आगे चलकर इतना बड़ा अटैक करते हैं। बट जो ये अगली मांगा में इंसिडेंट दिखाया गया है उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था, कैसे एक सीरियस केस को इतना लाइटली दिखा सकते हैं। साचिरो नो वन रूम, जिसका मतलब है वन रूम ऑफ हैप्पीनेस। इसके नाम से तुम्हें पता चल ही गया होगा इसकी स्टोरी काफी सैड होने वाली है, क्योंकि इसमें एक 14 साल की लड़की जिसके पेरेंट्स उसे मेंटली और फिजिकली अब्यूज करते हैं, स्कूल में उसे काफी बुली किया जाता है। और जब वो इन दोनों की शिकायत लेकर अपने टीचर के पास जाती है तो वो टीचर भी उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है, कई बार उसके साथ फिजिकल होकर। और जब ये 14 साल की लड़की इन सब चीजों से थक जाती है तो वो डिसाइड करती है खुद की जान लेने का। एंड तभी उससे मिलता है एक मास्क मैन जो कि उस लड़की का एक स्टॉकर होता है, जो कई दिनों से इस पर नजर रख रहा था। और जब वो ब्रिज से कूदने जा रही थी तब वो आकर बताता है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है और दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन जब ये मांगा की स्टोरी लोगों के सामने आती है तो वो तुरंत समझ जाते हैं ये 2014 का असाका किडनैपिंग केस है, जो सेम उसी जगह हुआ था जो मांगा में भी दिखाई गई, असाका साइतामा प्रीफेक्चर, जहाँ से एक दिन 13 साल की लड़की अपने स्कूल से घर जा रही होती है तो उससे मिलता है ताराउची नाम का एक 23 साल का लड़का, जो उस लड़की से झूठ बोलकर अपने साथ ले जाता है। कैसे अब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है और वो उनका लॉयर है एंड इसी वजह से अब से वो उसका ध्यान रखेगा। ऐसे वो लड़की उसके साथ चली जाती है और 2 साल तक ताराउची के अपार्टमेंट में बंद रहती है, जहाँ टाइम टाइम पर ताराउची उस लड़की से अपने पेरेंट्स के लिए लेटर्स लिखवाता था। कैसे अब वो अपने दोस्त के यहाँ रह रही है, इसलिए उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी उस लड़की के पेरेंट्स उससे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और यही न्यूज वो एक दिन टीवी पर भी देखती है। जिसके बाद जैसे ही उसको मौका मिलता है वो वहाँ से भागकर पुलिस को सब कुछ बता देती है और पुलिस ताराउची को पकड़ लेती है। और जब उससे पूछा जाता है कि उसने ये सब क्यों किया, ताराउची बताता है वो दरअसल एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कैसे एक बच्ची अपार्टमेंट में बड़ी होकर जब वो बाहर सोसाइटी में निकलेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, इसी को जानने के लिए उसने इस बच्ची को किडनैप किया। और जब इसी स्टोरी को मांगा में थोड़े चेंजेस के साथ दिखाया जाता है तो इसके अराउंड एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। लोग इसके मांगा को क्रिटिसाइज करने लगते हैं और कहते हैं तुमने किडनैपर को काफी ज्यादा लाइटली दिखाया है। और जब इस मांगा का लाइव एक्शन अनाउंस होता है पहले तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है, लोगों में काफी
ज्यादा हेटरेट देखकर। पर बाद में जापान के कुछ एरियाज को छोड़कर इसके शो को एयर किया जाता है। बट जहाँ ये दोनों मांगास किसी और के क्राइम पर थे, वहीं ये अगली मांगा खुद वो क्राइम करने वाले इंसान ने ही बनाई थी, सगावास मांगा। और यही इसके ऑथर और क्रिमिनल का नाम है। इससे ही सगावा ये अपनी मांगा में बताता है कैसे वो 1981 में पीएचडी करने के लिए पेरिस गया था। वहाँ वो अपनी एक फ्रेंड रेने हार्टलेट को अपने घर बुलाकर मार देता है और उसकी बॉडी को लगभग 3 दिनों तक खाता है। और जब भी वो इन चीजों से बोर होता, वो रेने के साथ नेक्रोफेलिया करता, मतलब कि डेड बॉडी के साथ वो सब। इसी के कुछ दिनों के बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है जब वो एक ग्राउंड में रेने के बॉडी पार्ट्स को डंप कर रहा होता है। इसी के बाद से ये न्यूज आग की तरह पूरे जापान और फ्रांस में फैल जाती है। मानो इसके बाद सगावा फ्रांस में एक डेविल था, बट जापान में वो एक सेलिब्रिटी से कम नहीं था, क्योंकि पेरिस में जब उस पर ट्रायल्स चल रहे थे तो वहाँ वो एक मेंटली इल पाया गया और उसे वापस जापान भेज दिया, लेकिन बिना उसके केस फाइल्स के साथ। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, जब जापान में उसका दोबारा मेडिकल हुआ तो उसे किसी भी तरीके की मेंटली प्रॉब्लम नहीं थी, यानी कि उसने जानबूझकर रहने को मारा था। बट इसमें जापानीज गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि फ्रांस ने इसे की केस फाइल को देने से मना कर दिया। तो जापानीज गवर्नमेंट को उसे छोड़ना पड़ा और शांति से जापान में रहने लगा। और अपने इस केस के चलते उस पर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनने लगी। और ऐसे किसी की बहुत बुरी तरीके से जान लेने के बाद भी इससे ही एक इनोसेंट बन गया, जो अपने किए गए क्राइम को मांगास और मैगजीन्स में बताकर सेल करने लगा। लेकिन 2022 में ये एक बीमारी की वजह से मर जाता है। बट अगली मांगा में जो रियल केस दिखाया गया है वो लिटरली एक सिस्टम फेलियर है। VS ये मांगा अपने सिर्फ 7 चैप्टर्स में पूरी सोसाइटी और करप्ट गवर्नमेंट को एक्सपोज कर देती है। कैसे मांगा में एक शिमिजू नाम की लड़की हाल ही में हुए 5 लड़कियों के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करती है, जिनकी उम्र सिर्फ 4 से 8 साल की थी। और इसी केस में वो पुलिस को बताती है जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा है वो दरअसल इनोसेंट है और रियल किलर अभी भी बाहर घूम रहा है। बट उस लड़की की बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। एंड यही वो रियल लाइफ केस था जो जापान के नॉर्थ कांटो रीजन में हुआ था। यहाँ 1979 से 96 तक 5 छोटी बच्चियां एक के बाद एक किडनैप हो जाती है, जैसा कि मांगा में दिखाया गया था। उस सीरियल किलर का सबसे पहला जो टारगेट बनती है वो थी 5 साल की लड़की माया फुकुशिमा, जो एक शाइन के पास से गायब हो जाती है। और इसके 6 दिन बाद उसकी नेकेड बॉडी एक हाइकिंग बैग में रिवर के पास मिलती है। फिर ऐसे ही यूमी, जो अगेन 5 साल की थी, तोमोको 8 साल की, 4 साल की मामी, और लास्ट में युकारी, जो फिर से एक 4 साल की बच्ची थी। ये सारी लड़कियां अपने घर के आसपास से ही गायब हुई थी। और फिर 10-15 दिन या कभी कभी 2 साल बाद इन बच्चों की डेड बॉडीज मिलती, जिनके कपड़ों पर किलर के सीमन के दाग थे। एंड जब इन दाग का DNA टेस्ट किया जाता है तो पुलिस 1991 में तोशिकाजु सुगाया नाम के 45 साल के स्कूल बस ड्राइवर को पकड़ती है। पहले तो उसका B ब्लड ग्रुप किलर के ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा था और जो उन दाग से DNA मिला था वो भी 1000 में से एक बार सुगाया से मिल रहा था। और जब पुलिस उसे 3rd डिग्री का टॉर्चर देती है तो वो उन 5 लड़कियों के मर्डर को भी कन्फेस कर देता है। लेकिन बाद में जब सुगाया से मीडिया पूछती है तो वो मना कर देता है और कहता है उसने बस पुलिस के टॉर्चर से बचने के लिए ये सब कहा। और इसी चीज को एक जर्नलिस्ट कियोशी शिमिजू इन्वेस्टिगेट करती है। जैसा कि हमने मांगा में भी देखा, वहाँ यही लड़की थी जो सबसे पहले DNA टेस्टिंग में हुई प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करती है, सुगाया के स्टेटमेंट को रियल केस से मैच करती है। बट दोनों में कोई भी लिंक नहीं मिलता है। और जो सुगाया के घर से पुलिस को सीपीज मिली थी वो दरअसल इंडियाना जोन्स के फिल्मों के अलावा कुछ नहीं थी। यहाँ क्लियरली पुलिस सुगाया को जानबूझकर टारगेट बना रही थी ताकि ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और उन्हें पब्लिक से ब्लैकलिस्ट नहीं मिले। पर जब 2009 में वापस से सुगाया और किलर की DNA टेस्टिंग होती है, क्योंकि इस टाइम टेक्नोलॉजी पहले से अच्छी हो गई थी, तो सुगाया इनोसेंट पाया जाता है। उसने अपने जिंदगी के 17 साल और 5 महीने बिना किसी क्राइम के एक गलत DNA टेस्टिंग की वजह से जेल में बिताए। वो पूरे टाइम बस चिल्लाता रहा, उसने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी किसी क्रिमिनल की तरह उसे जेल में टॉर्चर किया गया। देन इसके बाद जापानीज गवर्नमेंट $1 मिलियन सुगाया को कंपेंसेशन देती है और इन 5 बच्चों के केस को पूरी तरीके से बंद कर देती है। यहाँ तक कि जब शिमिजू 2014 में रियल किलर के बारे में पुलिस को बताती है तो पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है, जबकि शिमिजू के पास जिस इंसान का DNA था वो किलर के DNA से 100% मैच हो रहा था। और सबसे बड़ी चीज, शिमिजू के पास 1996 की CCTV फुटेज भी थी जिसमें वो किलर दिख रहा था। यहाँ तक कि शिमिजू जो आई विटनेसेस लाई थी उन्होंने भी मान लिया था कि हाँ, शिमिजू जिस आदमी के बारे में बता रही है वही असली किलर है। बट फिर भी पुलिस उसे पकड़ती नहीं है। ये कहकर
कर छोड़ देते हैं कि वो फिर से किसी इनोसेंट आदमी को जेल में नहीं डाल सकते हैं। और ऐसे आज भी उन 5 छोटी बच्चों का मर्डरर सिस्टम के फेलियर की वजह से खुली हवा में सांस ले रहा है। वेल अब तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सही था या नहीं।